जय भारत मित्रों, एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। और मैं विक्रमादित्य आज ज्योग्राफी का 4th चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ। और इस 4th चैप्टर में मैं आज आपको पृथ्वी की गतियों से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए और मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इस टॉपिक से संबंधित तो डेफिनेटली आप वो सारे क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं पृथ्वी की आंतरिक गतियों को लेकर के कि पृथ्वी गति कैसे करती है। पृथ्वी की गतियाँ जो है वो 2 प्रकार की है। एक वो अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, दूसरी गति जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए, पहले अब हम इसको ग्लोब से समझाना चाहूँगा मैं आपको। पृथ्वी जो है ये पृथ्वी ग्लोब है। मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा पृथ्वी अपने अक्ष पर जो गोल गोल घूमती है। देखिए इस प्रकार से ये गोल गोल घूमती है। तो ये जो गोल घूमना है यह इसका घूर्णन कहलाता है अपने अक्ष पर। देखिए ये इसका अक्ष है, अक्ष के सापेक्ष ये गोल गोल घूर्णन करती है। ठीक, दूसरे नंबर पर पृथ्वी जो है, अगर मैं इसको सूर्य मानूं, ठीक है, यहाँ देखिए ये सूर्य, तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा लगाती है इस प्रकार से। ठीक, जो सूर्य की परिक्रमा लगाएगी ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये 2 प्रकार की गतियाँ हैं और इन्हीं 2 गतियों से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको देने वाला हूँ। और आप एक एक छोटी चीज़ों पर आप गौर से ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा ताकि आपको चीज़ें याद करने में कोई समस्या ना जाए। ठीक, इसमें पहली जरूरी चीज़, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है, देखिए पृथ्वी का अक्ष इस प्रकार से है। ठीक, तो इस अक्ष के सापेक्ष अगर मैं इस प्लेन को पृथ्वी मानूं तो पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी इस प्रकार से सीधी ना होकर के अपने अक्ष पर हल्की सी झुकी हुई है। और ये झुकाव जो है 23.5 अंश है। अभी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। अब सेकेंडरी जरूरी चीज़, यहाँ जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और दूसरी जरूरी चीज़ अपने अक्ष पर गोल गोल घूमने के कारण बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और बहुत सारे परिवर्तन कौन कौन से हैं, इन परिवर्तनों की अगर मैं बात करूं तो ये परिवर्तन बहुत छोटे छोटे परिवर्तन हैं, परंतु इनसे पृथ्वी पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूम रही, गोल घूमने के कारण ठीक दिन रात होते हैं। अगर हम देखें पृथ्वी का, अगर मैं आपको ग्लोब से फिर बताऊँ, देखिए अभी अगर हम आप मान लीजिए यहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही तो पृथ्वी के इस भाग पर सूर्य चमक रहा है, तो यहाँ पर दिन है और पृथ्वी के पीछे वाले भाग पर रात है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमना इस प्रकार से बंद कर दे तो पता है क्या होगा, दिन रात होना बंद हो जाएगी। मतलब यहाँ जो है, यहाँ पर इस भाग पर देखिए, यहाँ वाले इस भाग पर जो है दिन होगा और पीछे वाले रात भाग पर रात ही होगी। देखिए इस प्रकार से मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के इस भाग से सूर्य यहाँ से डायरेक्ट सूर्य की रोशनी यहाँ जा रही है, परंतु यहाँ नहीं जा रही है। परंतु इससे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि फिर धीरे धीरे पृथ्वी घूम करके इस ओर आएगी, और जब इस ओर आएगी तो पृथ्वी का ये जो भाग है, जो हम रात थी वहाँ दिन हो जाएगा, और दूसरे साइड क्या हो जाएगी, जहाँ दिन था वहाँ रात होगी। मतलब तात्पर्य यह है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाएगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूमना बंद कर दे तो 6 माह का दिन और 6 माह की रात होगी। ठीक, ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि ऐसा पृथ्वी पर अभी भी होता है, ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। क्यों होती है इसका कारण मैं आपको जो है अभी बताने वाला हूँ आगे की तरफ। ठीक, परंतु जो है एक दूसरी जरूरी चीज़, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए पृथ्वी सूर्य की जब परिक्रमा करती है तो पृथ्वी के साथ एक बड़ी विशेष नियम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी ना होकर के, ऐसी सीधी ना होकर ऐसी तिरछी है। तो तिरछी होने के कारण एक बड़ा विशेष अंतर आता है, वो है कर्क रेखा से मकर रेखा तक का घूर्णन। मतलब सूर्य की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आता है कि सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है, फिर विषुवत रेखा पर आता है, फिर मकर रेखा पर आता है, फिर मकर रेखा से वापस विषुवत रेखा पर जाता है और फिर कर्क रेखा पर आता है। इससे भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब इन सारे परिवर्तनों को मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। दूसरी जरूरी चीज़, पृथ्वी जो है सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो परवलयाकार मार्ग में करती है, या दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करती है। मतलब एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य के पास होती है और पृथ्वी सूर्य के दूर होती है। आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ चित्र बनाकर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये सूर्य है, ठीक, और पृथ्वी की यहाँ मैंने 2 स्थितियाँ बनाई हैं। पहली स्थिति ये और दूसरी स्थिति ये।
यहाँ दो स्थितियों के बारे में मैं पहले डिस्कशन करना चाहूँगा। एक स्थिति में यहाँ देखिए, यहाँ की तरफ अगर आप देखने जाएंगे तो पृथ्वी सूर्य के पास है, ठीक। दूसरी स्थिति में पृथ्वी सूर्य से दूर है। ये कंडीशन क्यों है? ये कंडीशन होने का कारण यह है कि पृथ्वी अपने मार्ग पर परवलयाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। परवलयाकार या दीर्घवृत्ताकार, जिसमें हमेशा ऐसी एक कंडीशन बनती है कि एक बार पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होगी और एक बार सूर्य के दूर होगी। अब ये तारीख कौन कौन सी, देखिए 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, ठीक। अब 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो यहाँ एक सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बता दूं, वो ये है कि पृथ्वी का सूर्य जो है वो पृथ्वी पर सीधा अगर हम देखने जाएं तो वो मकर रेखा पर चमकता है, ठीक, कर्क रेखा पर नहीं। मतलब अगर हम देखे जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। अब दूसरी जरूरी चीज, यहाँ एक विशेष अंतर बताना चाहूँगा आप सबको, एक छोटी सी चीज और बताना चाहूँगा, वो ये है कि पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को अगर हम 2 अक्षांशों में बांट दें, 2 भागों में बांट दें पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में एक महासागर का प्रतिशत जो है वो कम है और दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें महासागरों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम देखने जाएं तो उत्तरी गोलार्ध जो है उसके 60% भाग पर सागर हैं, ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध में मात्र जो है 18% भाग पर स्थल है और 82% भाग पर जो है महासागर है, ठीक। तो इस भाग पर स्थलाकृति कम होने के कारण भी, ठीक, समुद्र भी ज़्यादा है, तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध के बजाय दक्षिणी गोलार्ध में जो गर्मी का प्रतिशत है वो बहुत तेज होता है, ठीक। मतलब अगर देखा जाए क्योंकि सूर्य पास है, इस पास की कंडीशन में जो है, पास होने से इस उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और ये 3 जनवरी करीब जो है यहाँ गर्मी होती है, ठीक। 3 जनवरी को सूर्य बिल्कुल पास होता है, ठीक। हालांकि जो है इस समय सूर्य की जो दूरी होती है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक। दूसरी तरफ अगर हम देखने जाए, जब सूर्य की दूरी अधिक होती है, देखिए सूर्य जब दूसरी कंडीशन में होगा तो हमने इसको उपसौर कहा था और इस कंडीशन को कह रहा हूं मैं अपसौर। इस कंडीशन में सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इस कंडीशन में सूर्य पृथ्वी से दूर होता है और इसकी इस समय एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सूर्य जो है इस समय जब दूरी पर होता है तो सूर्य सीधा उत्तरी गोलार्ध में चमकता है और दूरी अधिक होने से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जो होता है वो कम होता है, ठीक। मतलब यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी जो है वो कम पड़ेगी, ठीक। इसके साथ साथ जो है ये 4 जुलाई की तारीख है, 4 जुलाई को जो है सूर्य सीधा की सीधा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक। अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखने जाए, मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा इसके साथ साथ, वो जो है कुछ चीजें, पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है तो सौर दिवस जो होता है वो कुल मिलाकर के 24 घंटे का माना जाता है, ठीक। 24 घंटे में सूर्य जो है जिस स्थिति पर सूर्य था वो उसी स्थिति पर वापस आता है। और अगर हम किसी नक्षत्र के सापेक्ष बात करें तो नक्षत्र दिवस के अकॉर्डिंग सूर्य जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में जो है पृथ्वी अपनी उसी स्थिति पर वापस आती है, ठीक। तो ये 2 प्रकार की गतियों पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सौर दिवस 24 घंटे का और नक्षत्र दिवस जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का होता है, ठीक। हालांकि जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूर्णन जो है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में ही करती है, ठीक। दूसरे नंबर पर अगर हम देखने जाएं तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है परंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूमती है। तो ये जो गोल घूर्णन है, ये गोल घूर्णन हमेशा, आप एक बात याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, ठीक। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से कहाँ की तरफ घूम रही है? पूर्व की तरफ। जब भी हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूर्णन जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है, इसी कारण से जो है हमको सूर्योदय हमेशा पूर्व की तरफ दिखाई देता है, ठीक। ओके, ये बचा चीज समझ में। और इसके साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर जब गोल गोल घूमती है तो गोल गोल घूमते समय एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो है 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, ठीक। अब एक और छोटी सी चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जब ये घूर्णन करती है तो देखिए
ये जो बीच का भाग है, ये विषुवत रेखा का भाग, ये भाग अधिक दूरी तय करेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, ऊपर के उच्च अक्षांशों की तरफ जाते जाएंगे, तो हमेशा इनके द्वारा दूरी की जो है वो कम तय की जाएगी। देखिए कैसे, अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी की घूर्णन की जो गति है वो 0.46 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक। और जबकि 60 अक्षांश पर ये आधी हो जाती है, ये हो जाती है 0.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर हम ध्रुव की तरफ जाएं तो ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये घूर्णन की गति जो है और कम होती जाएगी। और ध्रुव अब तो अपने स्थान पर कांस्टेंट रहते हैं, वहां पृथ्वी की कोई गति नहीं होती। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर कितनी गति है। अक्षांश भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी की गति जो है वो कम होती जाती है, ठीक। तीसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि पृथ्वी अपने मार्ग जो वो पर्वलयाकार मार्ग पर, मैंने आपको बताया था पृथ्वी का जो मार्ग है वो पर्वलयाकार है, ठीक। और पर्वलयाकार मार्ग पर गति करती है तो पृथ्वी का जो मार्ग में जो वेग है वो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। मतलब एक औसत वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक। आगे मैं आपको केपलर के नियम और बताऊंगा आगे चल करके, तो केपलर के नियम में और क्लियर करूंगा, क्योंकि पृथ्वी की गति से संबंधित जो केपलर के नियम है वो इसकी और सही ढंग से व्याख्या करते हैं, तो हम उसको और आगे की तरफ अगली क्लासेस में देखने वाले हैं। परंतु अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अभी आप एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पर्वलयाकार मार्ग पर गति करती है और इसका जो वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब एक छोटा सा हम डिवीजन और मैं आपको छोटा सा बता दूं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए ये जो अक्ष है इस पर मैंने यहाँ झुकाव बनाया है 23.5 का, ठीक। ये 23.5 अंश झुकी हुई है, पहली महत्वपूर्ण चीज, ठीक। और दूसरी जरूरी चीज जो है उपसौर और अपसौर। उपसौर उस कंडीशन को कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, ये तारीख होती है 3 जनवरी और इस समय पृथ्वी की दूरी होती है 14.7 किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक। दूसरी तरफ हम अगर आए तो अपसौर की अगर मैं बात करूं तो अपसौर 4 जुलाई को पड़ता है। इस दिन पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक। और इसके साथ साथ जो है इस समय दूरी 15.21 किलोमीटर होती है, ठीक। फिर मैंने आगे की तरफ आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक, गोल गोल घूर्णन करती है और इसकी गति होती है 16.10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और दूसरी जरूरी चीज, भूमध्य रेखा पर जो है घूर्णन की गति 0.46 किलोमीटर होती है। तो यही गति अगर हम भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो गति की स्पीड कम होने लगती है, ठीक। और ये गति हो जाती है 0.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और ध्रुवों पर जाने पर और कम होती जाती है। और यही आज जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम आगे की तरफ सेकंड चैप्टर में यही स्टार्ट करने वाला हूँ और उस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की जो गति है उस गति से मौसम परिवर्तन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक। अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से उपसौर और अपसौर है और सूर्य की स्थिति के सापेक्ष, मतलब सूर्य अपनी स्थिति पे कांस्टेंट है परंतु पृथ्वी में उसकी स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन आता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। देखिए पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगा रही है तो मैं यहाँ मैंने पृथ्वी को इस प्रकार से लिया, सूर्य को मैंने इस स्थिति में रखा। अब देखिए इस स्थिति में हो क्या रहा है, देखिए सूर्य यहाँ है तो सूर्य का सीधा प्रकाश जो है इधर नीचे की तरफ पड़ रहा है, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में। जब हम इसको उल्टी कंडीशन में ले जाएंगे तो पृथ्वी ऐसे हो जाएगी और इसका प्रकाश जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। मतलब इस स्थिति से एक बड़ा परिवर्तन आता है। अब इसी परिवर्तन को हमको समझना है क्योंकि यही परिवर्तन जो है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसी हल्की सी झुकी हुई ना हो तो इससे क्या होगा, मौसम परिवर्तन होना बंद हो जाएंगे। मौसम परिवर्तन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका होना। अब 23.5 अंश झुकी होगी तो इसमें दो स्थिति बनेगी। एक बार सूर्य जो है वो मकर रेखा पर होगा और एक बार सूर्य की स्थिति जो है वो कर्क रेखा पर होगी। हालांकि जो है सूर्य की स्थिति में परिवर्तन पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाने और अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण होता है, ठीक। अगर मैं पृथ्वी को इस प्रकार से अगर हम देखें, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पर 23.5 अंश इस प्रकार से झुकी हुई है, ठीक। अगर इस झुकाव को मैं सीधा कर दिया जाए तो पता है पृथ्वी पे होने वाले मौसम परिवर्तन जो है वो सारे बंद हो जाएंगे।
ठीक। अब दूसरी जरूरी चीज तो ये कैसे है, देखिए होता क्या है, हम दो स्थितियों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मकर संक्रांति की। ठीक, भारत में मकर संक्रांति जो है वो कब मनाई जाती है? हम लोग साधारणतः मकर संक्रांति जो मनाते हैं वो मनाते हैं 14 जनवरी को। ठीक, 14 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो पूरा कहना चाहिए सिस्टम जो है वो किस प्रकार से चलता है, वो चलता है परछाई के अकॉर्डिंग। ठीक, तो परछाई के अकॉर्डिंग क्या होता है, परछाई सूर्य जो है इस अवस्था में सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जो है बेसिकली जाना शुरू हो जाता है। मतलब परछाई जो है वो दिन पे दिन तिल के आकार के समान छोटी होती है। पर ये परिवर्तन मुख्यतः किस तारीख से शुरू होता है? वो परिवर्तन शुरू होता है 22 दिसंबर से। 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य जो है सीधा जो है मकर रेखा पर 23.5 जो दक्षिणी गोलार्ध का अक्षांश से यहाँ पर सीधा चमकता है। इस चमकने के कारण देखिए, अगर मैं इस कंडीशन को आपको समझाऊं तो यहाँ 23.5 पर सूर्य सीधा चमक रहा है, मतलब यहाँ 23.5 पर सूर्य के सीधे चमकने के कारण यहाँ जो है यहाँ ग्रीष्म काल होगा। ठीक, और ये ग्रीष्म काल जो है मतलब यहाँ गर्मी तेज पड़ रही होगी, परंतु इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है यहाँ सूर्य की किरणें सीधी न पड़ करके इस प्रकार से यहाँ से तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है वहाँ पर शीत ऋतु का मौसम होता है, मतलब वहाँ ठंड का मौसम होता है। ठीक, इसमें एक और बड़ा परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ से अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, सूर्य सीधा जो है ये देखिए यहाँ से सूर्य सीधा दक्षिणी गोलार्ध पर चमक रहा है, मतलब वहाँ अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती भी रहे तो भी यहाँ दक्षिण ध्रुव पर दिन रात में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी कारण दक्षिण ध्रुव पर इस अवस्था में 6 माह का दिन होता है। ठीक, और दूसरी जरूरी चीज जो होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है, इस अवस्था में यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि इसका उल्टा जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो उस दिन जल्दी उगता भी है और साथ देर से उगता है, और देर से क्या होता है, जल्दी क्या होता है, डूब भी जाता है। अब दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो 6 माह की रात जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पर 6 माह की रात होगी। अब दक्षिणी गोलार्ध पर 6 माह की रात क्यों होगी? उसका कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध तक नहीं पहुंच पाता है। अगर मैं इस कंडीशन में यहाँ प्रकाश को बनाने की कोशिश करूं तो 66.5 तक प्रकाश पहुंच रहा है, परंतु यह उत्तरी ध्रुव पर नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण वहां 6 माह की जो है रात होगी। ठीक, इसका बिल्कुल उल्टा जो है वो कब होता है, वो इसका उल्टा होता है 21 जून के दिन। 21 जून की अगर हम बात करें तो 21 जून, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है, परिक्रमा कर रही है, तो इस अवस्था में सूर्य जो है यहाँ से इस कंडीशन में सूर्य ऐसा रोटेशन, पृथ्वी ऐसा गोल गोल चक्कर लगाती है, गोल गोल घूम करके जो है पृथ्वी। अब सूर्य की स्थिति में मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति दोनों के बीच में बड़ा अंतर आता है कि मकर संक्रांति से जब सूर्य जो है वो जाता है कर्क संक्रांति की तरफ, तो इस कंडीशन में पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाएगी, तो सूर्य जो है अब मकर रेखा की अपेक्षा विषुवत रेखा पर सीधा खड़ा चमकता दिखाई देता है, और वो तारीख कहलाती है 21 मार्च। 21 मार्च का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन और रात दोनों क्या होते हैं, पृथ्वी पर बराबर होते हैं, और इस अवस्था को जो है शरद ऋतु भी कहा जाता है। भारत में इसको शरद ऋतु के रूप में मनाया भी जाता है। ठीक, दूसरे नंबर पे जब सूर्य की स्थिति में परिवर्तन आता है तो शरद ऋतु के बाद सूर्य जो है वापस यहाँ से देखिए सूर्य की स्थिति में परिवर्तन आता है, और सूर्य यहाँ से पुनः पूर्णतः उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है। मतलब 21 मार्च के बाद सूर्य जो है वो उत्तरायण में जाने लगता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में उसका प्रवेश हो जाता है। धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, और 21 जून के दिन वो कर्क रेखा पर पहुंचता है, और जो है उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म काल वहां चलता रहता है। 21 जून के दिन सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक, और यही एक उत्तरी गोलार्ध में मौसम परिवर्तन का कारण होता है। हम अगर हमारे भारत की बात करें तो हम भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, और जब हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं तो हमारे यहाँ ग्रीष्म काल होता है, और इसी ग्रीष्म काल के कारण जो है भारत में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, और इसके बाद फिर तेज गर्मी से यही एक कारण है कि यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जो है भारत में बारिश होती है। अब इस स्थिति के 2 चीजें देखिए। अब यहाँ एक बड़ी विशेष चीज उत्पन्न होगी, वो ये है कि इस समय सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का जो होता है वो 21 जून को होता है। अब इसका बिल्कुल उल्टा
क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी नहीं पड़ रही हैं, इसलिए सबसे छोटा दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा, वो 21 जून के दिन होता है। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें, हमने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध और इस स्थिति में बिल्कुल परिवर्तन आ जाएगा। जहां 6 माह के दिन रात थी, अब उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का दिन आ जाएगा। देखिए क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य सीधा सीधा एकदम यहाँ देखिए रेखा पर 90 डिग्री पर चमक रहा है, उत्तरी गोलार्ध पर चमक रहा है, इसलिए यहाँ 6 माह का क्या होगा, 6 माह का दिन होगा। इसका उल्टा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, यहाँ 6 माह की रात होगी। फिर सूर्य की स्थिति में एक परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के बाद सूर्य वापस जो है कर्क रेखा से वापस जो है मकर रेखा की ओर अग्रसर होगा। इसी के बीच में सूर्य जो है विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगा और वो होगी तारीख 23 दिसंबर। तो 2 दिनांक हैं, एक साल में 2 दिनांक ऐसी होती है जिस दिन दिन रात बराबर होते हैं। एक होता है 23 दिसंबर और एक हमने देखा था 21 मार्च। 23 दिसंबर और 21 मार्च जो है इस दिन रात की अवधि जो है बराबर होती है। इस 23 दिसंबर को सितंबर को जो है हम शरद विपु भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद सूर्य जो है यहाँ से 23 दिसंबर से फिर सूर्य जो है पुनः दक्षिणायन हो जाते हैं और सूर्य की स्थिति दक्षिणायन में पहुंचती है और सूर्य वापस जो है मकर रेखा पर पहुंचता है। और ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन से संपूर्ण पृथ्वी पे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तनों में अगर देखे जाए तो हम मौसम से संबंधित जितने भी परिवर्तन हैं उन सारे परिवर्तनों के लिए कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस परिवर्तन से पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होते हैं। अब मैं अगले एपिसोड में आपको अगली जो मेरा यूट्यूब चैनल पर वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में आपको भारत और विश्व में वायु में परिवर्तन, उष्णकटिबंध और इससे संबंधित जितने भी फैक्चुअल पार्ट हैं कि भारत में मौसम परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, जो है हवाओं के प्रकार कैसे होते हैं, क्या क्या किस प्रकार की हवाएं होती हैं। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में लेकर के आपके लिए आने वाला हूँ। ठीक, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरा ये वीडियोस बहुत अच्छा समझ में आए, पसंद आए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, आप सभी ने मेरा ये वीडियो देखा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कमेंट्स बॉक्स में, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपके मन में कोई भी क्यूरी हो तो उन सारी क्यूरियों के लिए हम तैयार हैं। आप अपने प्रश्न हमारे वीडियो पर जरूर लिखिएगा और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय भारत।